जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक रखा हुआ है कि थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं। तो थायराइड के प्रॉब्लम्स के जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड है क्या? थायराइड जो है एक ग्लैंड होता है जिसको उर्दू में वदूद कहा जाता है। एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है जो हमारी गर्दन के बिल्कुल इस जगह आगे होता है। ये जो है ग्लैंड खुद भी जो है ये एक और ग्लैंड से कंट्रोल हो रहा होता है जो हमारे दिमाग के अंदर होता है, जिसको कहते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। वहाँ से जो है एक हार्मोन निकलता है जो कि थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है कि जिससे उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो फर्दर जो है ना सीक्रेट होते हैं। अच्छा, तो थायराइड ग्लैंड का जो मेन काम जो होते हैं काफ़ी सारे होते हैं। मेटाबॉलिक फंक्शंस जिनको कहा जाता है, वो मतलब हमारे जिस्म के जो सारे ही जो सिस्टम्स हैं उनको थोड़ा बहुत कहीं न कहीं से कंट्रोल कर रहा होता है। जीआईटी हो गया, हमारे जो है ये हो गए बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, मूड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। उसके अलावा जो है मतलब ये कर लें कि न्यूरोलॉजिकल जो थोड़े-से फंक्शंस हो जाते हैं, हर चीज़ में थोड़ा-थोड़ा सा थायराइड फंक्शन का जो है, थोड़ा-सा रोल होता है। अब मसला ये होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है, 2 किस्म के हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करता है, एक जिसको कहा जाता है T3 और एक जिसको कहते हैं T4। अब इन हार्मोन्स की सिक्रीशन में कभी भी या तो कमी आ जाए या तो ज़्यादती आ जाए, तो फिर जो होता है कि इश्यूज़ इसमें आ जाते हैं। अब कमी जो होती है वो उसकी वजूहात ये हो सकती हैं कि अगर हम जो है आयोडीन हमारी डाइट में ना ली जा रही हो, क्योंकि जो वो हार्मोन्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन में आयोडीन का बड़ा रोल होता है। तो अमूमन जो मतलब हमारे जो सॉल्ट होते हैं वो आयोडाइज़्ड सॉल्ट्स लिए जा रहे होते हैं। अगर उसके बगैर हमारे सॉल्ट हो तो फिर उसमें जो है कमी आ सकती है उन हार्मोन्स की। उसके अलावा कोई इन्फेक्शंस हो जाती हैं, वायरल इन्फेक्शंस, मम्प्स होती हैं, कॉक्सैक्सी वायरस होता है और एक चीज़ होती है ऑटो इम्यून भी एक होता है। ऑटो इम्यून वो ये होता है कि हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, वो हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट जो है ना अटैक करने लग जाती है। तो इन सूरतों में जो है ना कमी और ज़्यादती आ सकती है हार्मोन के फंक्शंस में। तो फिर ये होता है कि जब वो फंक्शंस में कमी आ जाती है, तो सारे जो भी रोल प्ले हो रहे होते हैं बॉडी में, जैसे अगर कमी आ गई है तो फिलहाल के अगर किसी का जीआईटी फंक्शंस, जीआईटी का मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो फंक्शंस होते हैं, कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि जो है फिर कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाता है, मोटिलिटी कम हो जाती है। उसके अलावा मतलब जिस्म में जनरलाइज़ तौर से ड्राइनेस होने लग जाती है और जो है स्वेटिंग नहीं होगी और इंसान को जो है ना सर्दी ज़्यादा लगती है। इसके अलावा मतलब स्लीप डिस्टर्बेंस होने लग जाती है कि जो है ना नींद सही नहीं आ रही है, नींद या तो ज़्यादा आ रही है, तो मतलब काफ़ी चीज़ों को जो है ना इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। इसके अलावा अगर हाइपरथायरॉयडिज़्म हो जाए कि अगर वो ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट होने लग जाएँ, तो इसमें जो है मतलब इसमें बिल्कुल ऑपोज़िट सिम्पटम्स आने लग जाते हैं कि ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहने लग जाता है, हार्ट रेट इंसान का बढ़ा रहता है। इसके अलावा मोशंस की जो है ना काफ़ी कंप्लेन होती है कि जो है ना उल्टी और मोशन काफ़ी ऐसे पेशेंट्स को जो है वो रहते हैं। उसके अलावा एक चीज़ होती है ट्रेमर्स, जो बड़ा मतलब एक कॉमन सिम्पटम देखा जाता है। ट्रेमर्स का मतलब होता है कि हाथ को अगर आप स्ट्रेट करके अपने देखें, तो उनका कँप-कँपाना। तो उसकी वजह से जो है ना ये हाइपरथायरॉयडिज़्म में एक ये भी चीज़ पाई जाती है और इसके अलावा जो है वेट लॉस जो एक मेन सबसे चीज़ है कि हाइपरथायरॉयडिज़्म के पेशेंट्स को वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी मतलब तेज़ी से होता है, जो कि मतलब अगर आप देखें तो बज़ाहिरी तौर पे आपको पता चल जाए कि भई ये इंसान तो काफ़ी हेल्दी था और इसमें काफ़ी वेट लॉस हो गया है। और इसी तरीके से हाइपोथायरॉयडिज़्म में ऑपोज़िट होता है कि उसमें वेट गेन होता है। जबकि डाइट जो होती है दोनों में नॉर्मल ली जा रही होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है वेट कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता। फिर ये है कि हाइपोथायरॉयडिज़्म क्योंकि आयोडीन की कमी की वजह से हो रहा होता है, तो इसकी जो है मतलब ट्रीटमेंट में भी जो है ना इसी तरीके के थायरॉक्सिन हार्मोन की जो है ना एक ड्रग जो इसको कहा जाता है वो एक मतलब हार्मोन्स की ही एक फॉर्म बनी हुई होती है, जो हम एक्सटर्नली ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो हार्मोन रेगुलेट होते हैं और फिर वो सिक्रीशन में वो हेल्प करते हैं। और हाइपरथायरॉयडिज़्म की अलग वो किस्म की ड्रग्स होती हैं, जो होते हैं प्रोपायलथायोरेसिल वगैरह, वो रेगुलेट करती हैं कि ज़्यादा सिक्रीशन जो है उसको ना हो। इसके अलावा अगर जो है जो ज़्यादा वैसे जो खतरनाक होता है ना वो हाइपरथायरॉयडिज़्म माना जाता है, क्योंकि इसकी इमरजेंसीज़ भी काफ़ी अक्सर हो सकती हैं, कि अगर जो है ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा रहे, हार्ट रेट काफ़ी बढ़ा रहे, तो जो है ना हार्ट फेलियर की तरफ जो है वो जा सकता है। तो उसमें फिर वो काफ़ी हॉस्पिटल इमरजेंसीज़ जो है ना वो उसमें हो जाती हैं।
इसके अलावा जो थायराइड ग्लैंड है उसमें जो है नोड्यूल्स भी एक पाए जाते हैं कि जो है अगर पैल्पेशन पे जो है ना आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा जिनका हाइपरथायराइडिज्म होता है वो अक्सर उनकी जो गर्दन का साइज होता है वो काफी बड़ा हुआ होगा। मतलब अगर आप एक जनरल इंसान को देखें और एक ऐसे इंसान को देखें जिसको हाइपरथायराइडिज्म है, गॉइटर जिसको कहा जाता है, एक बड़ा हुआ है उनका साइज का ग्लैंड, तो वो एक बज़ाहिर पता चलेगा कि उनकी गर्दन जो है वो काफी मोटी नजर आ रही होती है। और उसको आप चेक करके देखें तो बाकायदा आपको फील होता है कि वो ग्लैंड है। तो उसमें जो है अगर वो काफी बढ़ जाए तो उसमें सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। और इसके अलावा जो है कैंसर भी मतलब होते हैं, बहुत रेयर है वैसे, लेकिन कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकता है। अगर थायराइड नोड्यूल्स वगैरह हैं तो वो आगे जाके कैंसर में भी बदल सकते हैं। और डाइट का ये है कि अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो मतलब आप जो है आयोडाइज्ड सॉल्ट्स वगैरह इस्तेमाल करें। और जो है हाइपरथायराइडिज्म में फिर बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है कि आयोडीन के जो ना मतलब जो है बिल्कुल कम कर देते हैं बिल्कुल डाइट में। और सी फूड जो होता है उसमें क्योंकि आयोडीन ज्यादा पाया जाता है तो हाइपरथायराइडिज्म वाले लोगों को ये कहा जाता है कि सी फूड वगैरह को जो है ना थोड़ा कम एहतियात उसमें करें। बाकी तो मतलब डाइट का एज सच कोई रेगुलेशन कोई खास वो नहीं होती। बाकी डॉक्टर उस्मान जो है वो सीनियर हैं, वो आगे और ज्यादा डिटेल्स फिर बताएंगे। शुक्रिया मदिया। जी जी। तमाम सुनने वालों को, दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम, बहुत बहुत सलाम। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप फीडबैक जरूर दिया करें कि आपको जी कितना एक जी। फायदा हुआ। कुछ क्वेश्चन आंसर से भी पता चलता है, कुछ हमारा इससे हमें बूस्टअप भी होता है, हमें पता चलता है कि हमारा हमने कितना एक नॉलेज कन्वे किया हम्म। आप तक। मदिया ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अ, अब उतनी ही बातें मैं भी बताऊंगा कि जितनी मदिया ने बताई है, कि जो आम आदमी के लिए मेरी कोशिश होगी कि मैं आप एक आम आपके लेवल पे आके बात बताऊं। अमूमन एक नॉर्मल आदमी के लिए अगर आप थायराइड ग्लैंड का तस्वर आता है तो एक गले में गिल्लड़ होते हैं, गिल्लड़ कहते हैं यहाँ पे, गिल्लड़। और ये पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के लोगों में, खास तौर पे लड़कियों में बहुत पाया जाता है। खास तौर पे शुमाली इलाका जात के लोग, क्योंकि वहाँ आयोडीन कम होती है। वो जो हम्म। पानी होता है वहां पे, जो चश्मों का पानी या दूसरा पानी होता है, उसमें आयोडीन कम होती है। तो उन इलाकों में ये बहुत ज्यादा होता है। इसे आम जबान में गिल्लड़ भी कहते हैं, गॉइटर गॉइटर कहते हैं, गॉइटर इंग्लिश में, उर्दू में गिल्लड़। और ये अमूमन खास तौर पे लड़कियों में होता है। दुनिया में स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो 50 मिलियन पीपल जो हैं वर्ल्ड वाइड हर साल वो थायराइड से इन्वॉल्व वो होते हैं, सफर करते हैं। और इसमें औरतों की, लड़कियों की, लेडीज की तादाद ज्यादा है। हम्म। 8 लेडीज और 8 खातन और 1 मर्द, इतना रेशो है कि औरतों में ज्यादा होता है। और ये थायराइड, जैसे मदिया ने बताया, कि गले में सेंटर में होता है, जो हमारी सांस की नाली है उसके आगे। और जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं, इसके नीचे बटरफ्लाई शेप में इसकी 2 पोर्शन होते हैं जो दरमियान में कनेक्टेड होते हैं, एक राइट और लेफ्ट लोब कह लें। और ये वो जैसे मदिया ने बताया कि T3 T4 हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, और ये डायरेक्टली ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। जैसे पिट्यूटरी, TSH एक होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये बड़ा अहम ग्लैंड है दिमाग के अंदर। तो तकरीबन जिस्म के तमाम जो स्मॉल ग्लैंड हैं, अदर ग्लैंड हैं, उनको कंट्रोल करता है। बिल्कुल। ये तो थोड़ी सी मैंने अब बताई। अब जैसे मदीहा ने बताया कि अगेन 2 किस्म की इनकी शिकायतें होती हैं। अगर T3 T4 का लेवल खून में कम हो जाए तो इसको हम हाइपो कह देंगे, और T3 T4 का लेवल बढ़ जाए तो इसको हम हाइपर कहते हैं, हाइपर। ठीक है। तो हाइपोथायराइड या हाइपर थायराइड। अब हाइपोथायराइड की अपनी शिकायतें, अपनी निशानियां होती हैं। हाइपोथायराइडिज्म में आपको वेट गेन महसूस होगा। स्किन मोटी होती जाती है पेशेंट की, पसीना कम आता है, हेयर लॉस होता है, बाल गिरने शुरू होते हैं, मूड चेंज होता है, नींद ज्यादा आती है। इन मरीजों को नींद ज्यादा आती है हाइपोथायराइड में। और खास तौर पे लेडीज में मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेडीज में दोनों कंडीशन में, हाइपो में भी हाइपर में भी, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं। हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाता है। बॉडी का सबसे अहम जो थायराइड का फंक्शन है ना,
वो है हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि हमारे जिस्म में जो बहुत सी चीजों की जो तोड़ फोड़ हो रही है, स्पेशली जो ग्लूकोज की तोड़ फोड़ हो रही है, उससे रिलेटेड सारी चीजें हैं। मसल मसल भी उससे इन्वॉल्व हो रहे हैं, हार्ट भी, लंग्स भी, इंसान की पर्सनल एक्टिविटीज भी, उसको पसीना जैसे आना, उसे पसीना हाइपो में कम होता है क्योंकि हाइपो में हार्मोन कम रिलीज हो रहा है तो कम पसीना आता है। हाइपर में ज्यादा पसीना आता है। मैं आपको हाइपर की तरफ भी लाता हूँ। तो ये जो हाइपोथायराइडिज्म की चंद एक शिकायतें हैं, निशानियां हैं। और मूड भी बड़ा डिस्टर्ब होता है। मूड, ये हाइपोथायराइडिज्म के मरीज होते हैं, वो सुस्त पड़े रहते हैं, डिप्रेस होते हैं, काम में उनका दिल नहीं लगता, खाए जाते हैं और लेट जाते हैं, खाए जाते हैं और लेट जाते हैं इतनी एक्टिविटीज में, क्योंकि उनकी जिस्म के मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हार्मोन नहीं है खून में जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म की ये बड़ी मेजर निशानियां हैं, शिकायतें जिसे या सिम्टम कह लें आप। ठीक। और अगर इसमें हम देखा जाए तो इनकी इनकी स्किन बड़ी खुरदरी होती है, बड़ी मोटी होती है, वेट गेन किया हुआ होता है इन्होंने, और सुस्त होते हैं। अगर हम देखें इनको, मिलें इनको, पर्सनल लाइफ उनकी बड़ी डिस्टर्ब होती है, लोगों से मिलते जुलते नहीं है, वॉक जल्दी थक जाते हैं, चलते हैं थोड़ा सा थक जाते हैं। इस तरह की बातें हैं बहुत सी हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड हैं। अगर हम हाइपोथायराइडिज्म को आगे देखें, जैसे ट्रीटमेंट इसका देखें, तो ट्रीटमेंट में हाँ, इसमें डायग्नोसिस कैसे है, डायग्नोसिस भी जब आपकी शिकायतें हों और अब जब डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर फौरन आपका T3 T4 और TSH, इसे कहते हैं जी थायराइड प्रोफाइल। थायराइड प्रोफाइल जी मदिया। जी जी बिल्कुल। हाँ, T3 T4 थायराइड प्रोफाइल कहते हैं। और इससे डॉक्टर जो है ना, ब्लड रिपोर्ट से वो गैस कर लेता है कि इसको क्या शिकायत है। ठीक है। उसकी रिपोर्ट देखकर, ब्लड की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर जो है कंसर्न जीपी या जो मेडिसिन के कंसर्न लोग हैं वो डायग्नोस करते हैं, देखते हैं और उसको अकॉर्डिंगली उसको भी ट्रीट करते हैं। मजीद कंफर्म करने के लिए एक थायराइड स्कैन भी होता है। थायराइड स्कैन एक किस्म का ये उस तरह ही होता है जैसे कि वो आप जो अल्ट्रासाउंड होता है, इस तरह का एक सिस्टम होता है, सेटअप होता है, उसके जरिए स्कैन करके और वो रेडियो एक्टिव आयोडीन के जरिए वो उसका पता चला लेते हैं कि थायराइड हाइपर है या हाइपर है। अब इसकी आती है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन की जो स्टार्ट डोज होती है अमूमन 25 माइक्रोग्राम होती है। 25 माइक्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं और फिर इसको डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता मॉनिटर करता है। अगर डोज ज़्यादा हो जाएगी तो ये हाइपर में चला जाएगा। अगर डोज कम हो जाएगी तो प्रॉपरली ट्रीट नहीं होगा, पेशेंट को सिम्टम हम्म। साइन ऐसे ही रहेंगे। तो इसको चेकअप रखने के लिए डॉक्टर फिर मरीज को दो, कम से कम 2 ढाई 3 महीने मेडिसिन खिलाकर और फिर उसका ये थायराइड प्रोफाइल और स्कैन करते हैं और अकॉर्डिंगली वो देखते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम चीज है, हाइपो में TSH जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो बढ़ जाता है हाइपोथायराइडिज्म में, और डॉक्टर उससे ज्यादा असेस करता है आया इसकी डोसेज को भी और इसके प्लान ऑफ ट्रीटमेंट को भी, TSH के लेवल को देखकर खून में, ब्लड में। अगर TSH का लेवल मजीद नहीं चेंज हो रहा तो उसकी डोज बढ़ाएगा, आस्ता आस्ता बढ़ाता जाता है। अगर TSH का लेवल गिर गया बहुत ज्यादा तो उसकी डोज कम करेगा। अच्छा, इसमें फिर 25 माइक्रोग्राम से ये होता है कि इसकी डोज कैसे लेनी होती है, ये अर्ली मॉर्निंग लेनी होती है, एम्प्टी स्टमक, एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर ब्रेकफास्ट। और इस दौरान आधा घंटे तक आपने कोई मेडिसिन नहीं खानी, क्योंकि फिर इसका असर इतना नहीं होता। इस तरह ये मेडिसिन खाई जाती है। और अगर आप फर्ज करें कि आप ये सुबह एम्प्टी स्टमक आप मेडिसिन नहीं ले पाए, तो फिर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि नेक्स्ट डे आप डबल डोज ले लें। जो डॉक्टर ने उसको डोज सजेस्ट की होती है वो डबल डोज नेक्स्ट मॉर्निंग ले ले, और इसी तरह फिर थर्ड डे फिर वो पहली डोज पे आ जाए, सिंगल डोज पर आ जाए। ठीक है। तो ये एक सिंपल होता है। और ये इसमें सबसे एक अहम बात ये है कि कई मरीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई हमें कितने ऐसे खानी पड़ेगी, आया हम 6 महीने खा के ठीक हो जाएंगे? ये नहीं। ये जितने भी हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होती हैं, जैसे एक इंसुलिन भी है,
डॉक्टर में। तो डायबिटीज के लिए भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ, और बहुत सी भी है, मैं उधर नहीं जाता। इंसुलिन भी एक हार्मोन ही है। तो ये आपको फॉर एवर टिल आपकी जो लास्ट ब्रेथ आपने मेडिसिन खानी है, छोड़नी नहीं है। छोड़ेंगे आपको तो आपको फिर सिम्टम शुरू हो जाएंगे, फिर शिकायतें शुरू हो जाएंगी, वही कंसर्न शिकायतें शुरू हो जाएंगी। इसमें वैसे तो किसी चीज खाने पीने की चीज का मना नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हम मना कर देते हैं। सब्जियों में जैसे सोयाबीन है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, या कुछ और ऐसी चीजें हैं जो सब्जियां जो कि हम एडवाइस करते हैं कि ना खाएं। ठीक है। अब अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो एक वो है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म की जो काजेज है ना, उसमें बहुत सी काजेज है। हाइपो में बता दूं, उसमें एक काज हाइपरथायरॉयड की ना सर्जरी भी है। सर्जरी फिर फैमिलियर होते हैं, खानदानी में भी, फैमिली में भी चलता है ये माँ को, बेटी को, उसकी बेटी को देखा गया है कि ये फैमिलियर भी होता है। खासतौर पर जिसे गिल्लड़ कहते हैं, हम गॉइटर कहते हैं, वो फैमिलियर भी होता है। इसी तरह ये उसमें एक रीजन भी आ जाती है जो मैं अभी बताना आपको भूल गया था। अब हम हाइपर की बात करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 जो होता है ना, वो बढ़ जाता है, और टी एस एच लो हो जाता है, वो कम हो जाता है। और उसकी शिकायतें क्या है? उसकी शिकायतें हैं कि नींद बिल्कुल नहीं आती, बहुत ज्यादा पसीना आता है, मरीज बड़ा एक्टिव होता है, बिल्कुल थिन होता है, थिन सूखा सा होता है बिल्कुल। इसमें इसमें एक ग्रेव डिजीज भी होती है, जिसमें एक बड़ी टिपिकल आई कंडीशन भी होती है। आई जो है ना, फूली भी होती है, ब्लैक। फूली भी होती है, उबल के बाहर आ रही होती है। आंख के जो दोनों डेले हैं ना, वो मरीज के उबल के, जैसे आम लफ्जों में एक बड़ा कॉमन लफ्ज यूज कर रहा हूँ, उबल के बाहर आ रहे होते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं बुफ्त हेलमोस, आई से रिलेटेड। ये आई की एक्चुअली डिजीज नहीं है, ये थायराइड की वजह से आंख के आई बॉल के पीछे टिपिकल कोई खास किस्म के फैट्स कलेक्ट हो जाते हैं। तो एक ये ग्रेव डिजीज में होता है। फिर इसके अलावा वो पसीना बहुत आता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, नींद नहीं आती, मूड डिस्टर्ब हुए होते हैं, मरीज बहुत एक्टिव होता है, मरीज बहुत एक्टिव होते हैं। डॉक्टर मदिया ने एक और बात भी बताई कि ट्रेमर्स, हम बाजों को आउट स्ट्रेच करते हैं तो उसके हाथ, मरीज के हाथ कांप रहे होते हैं, ये लर्जिश होती है। और इन मरीजों की टिपिकल जो साइन है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, पल्स रेट बहुत ज्यादा होता है, इनका मोर देन 100 होता है पल्स रेट। और ये चंद एक ऐसी शिकायतें होती हैं जो मरीज कहते हैं, उसे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हाइपर आईएस अपरेंट विदाउट कंफर्मिंग ब्लड टेस्ट। इसके अलावा फिर डायरिया भी होता है इनको, लेडीज में मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस भी होती हैं, इवन इन ये प्रेगनेंसी में भी इंटरफेयर करते हैं। प्रेगनेंसी में भी हार्मोन जो है ना, ये प्रेग्नेंट जो उसमें प्रेग्नेंट नहीं होने देते। ये तो हो गए हाइपरथायरॉयडिज्म की चंद एक शिकायतें, और साइन भी मैंने बताया आपको। अब इसका हम डायग्नोस अगेन फिर कैसे करें? इसका डायग्नोसिस जो होता है वो खास अगेन वही तरीका है कि हम ब्लड का थायराइड प्रोफाइल कराते हैं और थायराइड स्कैन कराते हैं। ठीक है। इन दोनों तरीकों से हम उसका फिर डायग्नोस कर देते हैं। इसमें TSH T3 T4 तो ज्यादा होंगे और TSH का लेवल लो होगा। और जब आप थायराइड स्कैन देखेंगे तो उसमें मल्टीपल या थोड़े नोड्यूल या मल्टीपल नोड्यूल नजर आएंगे। ये थायराइड, फिर थायराइड की जैसे भी आपने बताई कि ग्रेव डिजीज हाइपर में या इन्फेक्शन हो जाती है, या फिर कैंसर भी हो सकता है, लेकिन कैंसर अगेन बहुत रेयर है, कैंसर बहुत रेयर है। और फिर वो वही हाशिमोटो डिजीज जो ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, ये सारी डिजीजेज मिलकर ये हाइपरथायराइड की तरफ निशानी जाती है। ट्रीटमेंट फिर वही है कि इसमें हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं मरीज को, या उसकी वो भी हम शुआएं भी लगाते हैं। ये हाइपरथायराइडिज्म की। और नंबर दो सर्जरी, ऑपरेशन करते हैं, है मेजर ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन है, जनरल एनेस्थीसिया में होता है। और क्या कहते हैं, ये जनरल एनेस्थीसिया में होता है मरीज, ये होता है। तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म का है। तो
इस तरह। अब अगेन मैं डॉक्टर मदिया से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, अगर उनके शी नोज शी कैन टॉक, आप जरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे थायराइड का असर चेक वो बताएं जरा। जी जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्टर उस्मान ने जो है पॉइंट बताया है, जो मैंने मिस कर दिया था। उमूमन जब फीमेल्स को जब ये प्रॉब्लम पेश आती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मिस हो जाती है 2-3 मंथ्स के लिए, तो फिर जो है यूजुअली गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यही पहली मतलब जो होती है उनकी अप्रोच यही होती है कि मतलब और भी वैसे होते हैं, लेकिन पहला हमेशा थायराइड लेवल्स जो है ना वो चेक करवाते हैं, क्योंकि यही मेन कॉज होती है कि ओलिगोमेनोरिया जिसको कहा जाता है, कि जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज कम हो जाते हैं। तो उसमें फिर जो है या फिर मिस होने लग जाती है, 1 to 2 मंथ जो है साइकिल मिस होती है। तो फिर जो है इसमें मेन पहला ही शक यही होता है कि थायराइड की वजह से हो गई, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म हो या हाइपोथायराइडिज्म हो। तो फिर उसमें जो है फिर वही टेस्ट कराते हैं थायराइड प्रोफाइल के जरिए। फिर वो उसको जब ये थायराइड कंट्रोल होता है तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी अंडर कंट्रोल वो आ जाती है। मेन कॉज जो होता है हमेशा उसमें फिर ये देखा जाता है। अच्छा डॉक्टर उस्मान, ये ग़िज़ा के बारे में जो है ये चर्चा जो है उनका मेन वो था कि इसके बारे में हम बात करें। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो मतलब उसके अलावा डाइट इसकी मतलब ऐसी नहीं है जिससे कोई डिजीज कंट्रोल हो गया। अगर आपको इस बारे में कुछ है तो फिर आप शेयर करें। एज सच कोई मेडिसिन नहीं है जो नहीं है क्या? खुराक के जरिए नहीं, सॉरी, खुराक के जरिए हम्म। आप तो कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, हाँ। किसी भी मसलन हिकमत में और उनके कुछ तौर, उनका अपने मेडिकल अपने तरीके या होम्योपैथिक में मैं उससे कंसर्न बात नहीं करता। ले, इसमें सिर्फ एक ये होता है कि आयोडीन सप्लीमेंट, अब जो है ना, अब कई कई मुल्कों में हम्म। आयोडीन सप्लीमेंटेड जो है ना साल्ट अवेलेबल होता है मार्केट में, और वो खिलाया जाता है। ये है जरूर है कि आयोडीन सप्लीमेंटेड साल्ट है, कई कई में हम्म। लीगली बाय WHO लीगली वो इंस्ट्रक्शन है कि आयोडीन सप्लीमेंटेड साल्ट हो। जैसे विटामिन A and D है जो ब्लड में शामिल हो, जो घी में शामिल किया जाता है, हम्म। विटामिन A D सप्लीमेंट। तो इसीलिए थायराइड के लिए स्पेशली आयोडीन सप्लीमेंट ऐड किया जाता है, ताकि वो आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो और फिर ये प्रॉब्लम शिकायत ना हो। अदरवाइज कोई आपने वो बात अच्छी कर दी थी कि जो सी फूड्स है ना वो वो बिल्कुल। जी, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म में बिल्कुल, क्योंकि वो समंदर का पानी होता है, वो नमक वाला पानी उनके अंदर होता है, तो वो जी जी, सॉल्ट वाटर जो होता है इसकी वजह से फिर वो मना किए जाते हैं। जैसे मैं बताया ना कि वो ये जो चश्मों के पानी है उसमें आयोडीन डेफिशिएंसी है बहुत ज्यादा। तो हाँ इसलिए बिल्कुल, इस वजह से। हाँ, वो जब पानी नीचे आता जाता है उसमें आयोडीन ऐड होती जाती है। पानी नीचे हम्म। दरियाओं के में नीचे आता जाता है, तो उसमें आयोडीन बारिश नेचुरल भी है, बारिश के जरिए भी शामिल होती है। और वो तो समंदर तो का पानी तो सी वाटर तो बहुत ज्यादा आयोडाइज्ड है, बहुत ज्यादा सॉल्टी, आयोडाइज्ड है। हाँ बिल्कुल। और ये एक तरीका है कि सप्लीमेंटेड आप आयोडाइज साल्ट यूज करें। बिल्कुल। तो वो ये ये है। कि प्रोफाइलैक्टिकली अपने डाइट में जो है ना पहले से आयोडाइज जो सॉल्ट्स हैं वो सब यूज करें, कि मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। और फैमिली हिस्ट्री जो आपने बिल्कुल मेन बताई थी, कि फैमिली हिस्ट्री काफी जो है इसमें मेन होती है, कि अगर चलता हुआ आ रहा हो फैमिली में तो उसका भी काफी चांस होता है कि फिर वो आगे भी जो है पास ऑन होते जाए। ये भी एक बड़ा जी, मेन पॉइंट आपने बताया था। और हालांकि वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें अक्सर बिल्कुल। अक्सर हम्म। कोई शिकायत नहीं होती, कुछ तकलीफ नहीं होती, लेकिन साइज में बड़े बड़े आपको गले में लटके, बाद होते इतने होते हैं, लटके हुए होते हैं, नोड्यूल्स नोड्यूल्स लटके हुए होते बिल्कुल। हैं। ये हम्म। लगता है कई दफा हमें सिर्फ उसलिए सर्जरी करनी पड़ती है कि हम उसे करेक्ट करें। हाँ, ये जब बहुत बढ़ जाता है तो ये फिर आपको प्रॉब्लम दे सकता है, जैसे जो आपकी खुराक की नाली को आपको दबा सकता है, सांस ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। बिल्कुल। करता है, पानी की नाली को प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये हो सकता है। तो जो फेमिलियर हैं उनमें एज सच कोई शिकायत नहीं होती है, वो अमूमन लड़कियों में ज़्यादा होता है, और माँ से बेटी, उससे बेटी, इस तरह मेरे अपने तजर्बे में मैंने देखा, और इस तरह फैमिली में ट्रैवल करता है। स्पेशली पीपल हु दोज बिलोंग टू नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरिया के लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है।
अच्छा, ये ये है। बढ़ जाए तो एक दो चीजें हैं। एक तो ये कि ये जो लैरिंजियल नर्व स्पैज्म का मतलब कि वो जो ना होर्सनेस ऑफ वॉइस करा देता है, कि आवाज जो है एग्जैक्टली। वो खराब होने लग यू आर जाती है। उसके अलावा जो है रेस्पिरेटरी इश्यूज फिर होने लग जाते हैं। ये सारी चीजें भी फिर इसमें आ जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और उस एक और भी ये जो है, जो बात जो हाइपो में होता है कि जो टर्मिनल कंडीशन में जो बहुत ज़्यादा हाइपोथायरायडिज्म का पेशेंट है और अनट्रीटेड पेशेंट है, तो उनको तो कहते हैं उनके दिल की झिल्ली जो होती है, जैसे हम्म। कार्डाइटिस, उसमें पेरिकार्डियम, जी जी, पेरिकार्डाइटिस उनको। कार्डाइटिस है भी। हम्म। और इसी तरह उनके जो लंग्स होते हैं, उनकी झिल्ली में भी पानी इकट्ठा हो जाता है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। बिल्कुल, ये है। और इनकी अगर मतलब ये होते हैं जैसे हाइपरथायराइडिज्म क्राइसिस जो कहा जाता है, और मैक्सिडेमा कोमा, जो हाइपोथायराइडिज्म अगर ज्यादा रहे तो वो अक्सर इमरजेंसीज में भी लैंड कर सकते हैं अगर अनट्रीटेड पेशेंट्स रहें, अगर वो बिल्कुल। ना हो, कंप्लाइंट ना हो तो। वो क्राइसिस उसी में आएगा ना, जो मैंने आपको इंडिकेट किया बिल्कुल, कि जी जी, वही जो सिम्टम्स है वो बढ़ कर आ जाएंगे फिर। बढ़ जा बहुत बढ़ते जाते हैं, और वो हम्म। बिल्कुल ट्रीटेड होता है, स्पेशली हाइपोथायराइड। वो अनट्रीटेड पेशेंट जो होते हैं वो टर्मिनल स्टेज में चले जाते हैं। और वो बाकी शिकायतें तो हैं अपनी जगह, कि मूड मूड चेंज है, वेट बिल्कुल। गेन कर रहा है, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले रहा, स्वेटिंग नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सी बातें जो भी हैं, वो तो इग्नोरेबल कर ली ना। तो जब क्राइसिस में आया तो फिर तो या तो फिर तो बिल्कुल। हम्म। फेफड़ों में उसमें पानी पड़ गया या दिल की झिल्ली में पानी पड़ गया, जो तो कि ऐसे पेशेंट्स की जो है लाइफ पे काफी मतलब अफेक्ट हो जाता है, चाहे वो हाइपर हो या हाइपर हो, हाइपो सोशल एक्टिविटीज इनकी डिस्टर्ब होती है, और जो नॉर्मल रूटीन होता है लाइफ का वो भी काफी, क्योंकि मूड डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्वेटिंग, और ये हीट इंटॉलरेंस और कोल्ड इंटॉलरेंस की वजह से इनकी नॉर्मल लाइफ पे भी काफी अफेक्ट रहता है। ये तो ये थायराइड का यही तो मेन 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 वो है कि बेसिक हम्म। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर वो ना कंट्रोल कर पाए सही तरीके से, कम या ज्यादा, तो उसकी तो लाइफ, पेशेंट की लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाती बिल्कुल। है। वो अपनी नॉर्मल लाइफ, सोशल लाइफ में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ना ही वो लोगों में मिल पाता है, ना ही वो अपने रूटीन के काम करता है। जो हाइपो वाला है वो भी दूसरी एक तरफ, जो हाइपर वाला है वो भी, दोनों अपने अपने उसमें जो कंडीशंस हैं उसमें वो दोनों इन्वॉल्व का रहते अलग हैं। बिल्कुल अपना वो है। मूड मूड चेंजेस होती हैं, डिप्रेशन होता है उनको, एंजाइटी होती है, बहुत इस तरह की बहुत सी बातें होती बिल्कुल। अच्छा, हैं। और जी। एक ये बात, अभी थोड़ा टाइम है तो ये भी डिस्कस कर ले कि जो थायराइड ग्लैंड जो है वो खुद कंट्रोल नहीं होता, वो भी जो है एक पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी जो है उसको भी जो है ना थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मिलता है, जो कि हाइपोथैलेमस से आ रहा होता है। मतलब हाइपोथैलेमस। थायराइड ग्लैंड के भी ऊपर से जो है ना वो कंट्रोल चल रही होती है। मतलब जी। डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, ये नहीं कि सिर्फ थायराइड ग्लैंड खराब हो तो उसमें से हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाए तो मसला हो। कभी कभी मसला ये ऊपर से भी हो सकता है, अगर टीआरएच या टीएसएच में भी मसला हो, कि पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच ज्यादा आ रहा है, तो उससे स्टिमुलेशन से टी3 और टी4 बढ़ रहा है, तो ये भी इश्यूज हो जाते हैं। वो ट्यूमर हो सकते हैं ना, वहाँ पे ट्यूमर हो सकते हैं उसके। ट्यूमर्स, बिल्कुल, पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर्स हो सकते हैं। यानी वो तो बड़े कॉमन ट्यूमर है वो तो। मैं बिल्कुल, आई में हाँ। मैंने बहुत देखे, क्योंकि दोज जी, पेशेंट केम उनके साथ आते होंगे ना जिनकी आई विजन कम होती होगी। विजन लॉस, इवन विजन लॉस के साथ आते हैं हमारे बिल्कुल, पास। विजन लॉस होने लग जाता होगा। जी जी वो जी, ऑप्टिक बिल्कुल। कैज़्मा पे फिर वो उसका वो फर्क पड़ता है, वो प्रेशर इसकी आता है ना, वजह से होते प्रेशर। होंगे। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस से से जी। जी, समझ साहब आए समझ हैं। साहब आए हैं। बहुत बहुत जनाब शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आप लोगों की, बड़ी मालूमात अफ़ज़ा गुफ्तगू रही दोनों की। और बड़े हम उम्मीद है कि हमारे जो नाज़रीन उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया होगा, और ये कि इंशाअल्लाह आपसे अगले अगले पीर को फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तो आप लोग खुश रहिए, अल्लाह ताला इसको सबको सेहतमंद रखे, जो हमारे देखने वाले हैं और सुनने वाले जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे। जी, जी। जी, कुछ फरमा मैं रहे हो? जी, मैं जी। सुनने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें फीडबैक दें। आपकी फीडबैक, फीडबैक से बिल्कुल। हमें अभी तक मैंने नोट किया कोई फीडबैक नहीं आता। फीडबैक आए, हमें हमसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हो जिनके हम जवाब दें, हुँ। हमें हमें खुशी होगी।
ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जनाब, ये नाज़रीन आपने सुन लिया, और जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी, तो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि फीडबैक दें कि इनका जो ये है, इसमें इन्होंने कैसा आपको बयान किया, आपकी समझ में आए कि नहीं आए। अगर आप लोगों के ज़हन में कुछ सवालात आते हों तो वो भी आप ज़रूर कीजिए, ताकि उसके सवालात के जवाब जो आपके दिए जा सकें। तो अब हमारा दूसरा सेगमेंट शुरू होगा दरस कुरान का। तो आप डॉक्टर साहिबान को फिर इजाज़त है, तो इंशाल्लाह अगले पीर को फिर मुलाकात होगी।